गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं विवेक गोयल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना क्लास 11 का नया टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा आपके क्लास 11 का चैप्टर 5, जिसमें है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैथ में एक लीनियर इक्वेशन होती है, सेम उसी तरह अकाउंट में भी एक लीनियर इक्वेशन होती है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग गैप, उसमें मैंने आपको बताया था डबल एस्पेक्ट कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और डुअलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था हर एक ट्रांजैक्शंस और इवेंट के कम से कम दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। सेम उसी तरह अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जो कि इक्वल टू के दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो एक साइड होगा इक्विटी और दूसरी साइड होगा एसेट्स, संपत्ति इक्वल टू फंड। तो हम यहीं पर आपके सामने बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपका इस प्रकार से होता है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बारोड इक्विटी और ओनर्स इक्विटी। बारोड इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स मीन्स संपत्ति और इक्विटी मीन्स फंड, पैसा। तो पैसा दो प्रकार से आएगा, एक बारोड फंड से और दूसरा ओनर्स फंड से। एक हो गया बारोड इक्विटी और दूसरा हो गया ओनर्स इक्विटी। एसेट्स इक्वल टू बारोड इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी। फिर से इसको हम और ज्यादा क्लासिफाई करेंगे, तो बारोड इक्विटी मीन्स लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल। बारोड इक्विटी मीन्स लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल। सो आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैं यहां बात करूंगा एसेट्स की डिटेल मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें आपको 3 लेक्चर दिए थे डिफरेंट टर्म्स की। तो उसमें सेकंड लेक्चर मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया था, और डिफरेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स थे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड सो ऑन। तो लायबिलिटी में भी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मेनली लोन एंड डिबेंचर, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब थे। और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं और लॉस माइनस कर दिया जाता है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, अगर एसेट्स प्लस बढ़ेगा, एसेट आएगा मतलब एसेट बढ़ रहा है तो प्लस होगा, एसेट जा रहा है तो माइनस होगा। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस होगा, डिक्रीज होगी तो माइनस होगा। कैपिटल कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताने जा रहा हूं। एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल विड्रॉवल से कैपिटल माइनस होगी, डिक्रीज होगी। ड्राइंग से कैपिटल माइनस होगी। फिर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, एक्सपेंस या लॉस से आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी। और 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसका कैपिटल पे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस प्रकार से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म, एक्सपेंस है तो माइनस होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर विड्रॉ नहीं करता है तो वो कैपिटल में ही ऐड बैक कर देता है, इसलिए कैपिटल में ही है वापस फिर से प्लस भी होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको एसेट कैपिटल में ही प्लस करना है और कैपिटल में ही माइनस करना है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, इसलिए ऐड किया जाना चाहिए, और ये कैपिटल के ऊपर चार्ज है और कैपिटल से रिड्यूस होगी, इसलिए कैपिटल को माइनस किया जाएगा।
तो ओवरऑल इसका भी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कैपिटल में ही प्लस होगी और कैपिटल से ही माइनस होगी। अब इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं किस पॉइंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस बता रहा हूं, तो वो सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो आप उनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। हमारे पास बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होंगे, एक एसेट्स बढ़ रहा है और इसी के साथ दूसरा एसेट्स कम हो रहा है। एसेट्स में ही प्लस होगा और एसेट्स में ही माइनस होगा, बाकी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये सब वो एग्जांपल्स हैं जिसे एक एसेट ही बढ़ेगा और दूसरा एसेट्स कम हो जाएगा। इसका ओवरऑल अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी टू नॉन करंट लायबिलिटी और वाइस वर्सा। लोन क्रेडिटर्स में कन्वर्ट हो जाए या क्रेडिटर्स लोन में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपका लायबिलिटी के में चेंजेस हो रहे हैं, इसका ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बढ़ रही हैं, एसेट्स भी बढ़े लायबिलिटी भी बढ़े। इसका मतलब है परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स ऑन क्रेडिट या लोन बारोड फ्रॉम बैंक, तो एसेट्स कैश के रूप में बढ़ रहा है और लायबिलिटी के रूप में लोन भी बढ़ रहा है। फिर चौथा पॉइंट है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम होगी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश कम क्रेडिटर कम। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैश कम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम, ठीक है। और पेमेंट ऑफ बैंक लोन, एसेट्स कम लायबिलिटी कम। तो ये पॉइंट है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी दोनों चेंज कम हो रही है। अब बात करता हूं एसेट्स और कैपिटल के बारे में। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। एसेट्स और कैपिटल दोनों बढ़ेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर या इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर और इनकम रिसीव्ड, तो इनकम रिसीव होने से कैपिटल बढ़ेगी और रिसीव होने से एसेट्स भी बढ़ेगा, या रिसीवेबल एसेट्स बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगी। फिर डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, एग्जांपल कैपिटल विथड्रॉवल और एक्सपेंस एंड लॉसेस। फिर आपका आता है एसेट्स को इग्नोर करके लायबिलिटी और कैपिटल में, इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन कैपिटल। लायबिलिटी बढ़े और कैपिटल घट जाए, कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, या लायबिलिटी कम होकर कैपिटल बढ़ जाए तो लायबिलिटी कैपिटल में एडजस्ट हो जाए। तो ये आपके वो पॉइंट्स हैं जहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। फिर आपका है नो चेंज एक्सेप्ट कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। ये दो पॉइंट आपको पहले बता दिया हूं। अब लास्ट पॉइंट आपका आता है इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। तो ये कंबाइंड पॉइंट हो सकते हैं, जैसे स्टॉक को हमने प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा, उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन सब बातों को हमको पूरा ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आपके 11th के एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत बड़ा महत्व होगा। इसी के साथ मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, वो जो कि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से संबंधित होगा। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 से। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। तीसरा पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। और चौथा, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। अब हम यहाँ अपने क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ध्यान देंगे। पहला पॉइंट था हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
तो इससे आपका एसेट्स का एक कॉलम बढ़ रहा है कैश। एसेट्स में सब पॉइंट करेंगे कैश, और दूसरा पॉइंट होता है कैपिटल। कैपिटल ऑलरेडी लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो हमको नमन से कोई मतलब नहीं है, परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो कैश कम हो रहा है और स्टॉक आ रहा है। तो एसेट्स में दूसरा पॉइंट ओपन करेंगे स्टॉक। फिर आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। भानु को सामान बेचा, कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब है भानु को सामान हमने उधार में बेचा है, तो जब उधार में बेचेंगे तो कस्टमर होगा, कस्टमर मीन्स डेटर। तो हमारा एसेट्स में एक कॉलम और बनेगा डेटर प्लस डेटर। फिर चौथा पॉइंट है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदा। तो हमारा एक और एसेट्स बढ़ रहा है फर्नीचर प्लस फर्नीचर, और उधार में खरीदा था तो हमारी लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ रहा है, लायबिलिटी में क्रेडिटर, और साथ में जो कैपिटल था उसको कॉपी कर लेंगे। तो ये आपके सब कॉलम्स हो गए। इन सब कॉलम्स को आपको ध्यान में रखना है और अमाउंट के नीचे जो जिस कॉलम का जो भी पॉइंट होगा उसी के नीचे लिखना है, उसको आपको आगे पीछे नहीं करना है, अदरवाइज आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे पहला पॉइंट, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ट्रांजेक्शंस को लिखते हुए चलेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना रुपया 2 लाख, तो कैश 2 लाख बढ़ा और इसके साथ ही कैपिटल भी 2 लाख बढ़ा। अब हम यहां देख रहे हैं हमारा इक्वल टू के दोनों साइड बराबर है। फिर सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो नमन को मैटर नहीं करता है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश गया और स्टॉक आया, तो कैश में -40,000 और स्टॉक में +40,000, और बाकी के अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। +0 +0 +0 0 +2 लाख, तो +0 +0 0 +0, तो लिख लेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा करने के लिए। फिर हम देखेंगे हमारी न्यू इक्वेशन बनकर तैयार होती है। न्यू इक्वेशन 1,60,000 +40,000 +0 +0 =0 +2 लाख। तो यहाँ हम ध्यान दीजिए, एक नई इक्वेशन आपको बनकर तैयार होती है 1,60,000 + 40,000 = 2 लाख। तो ये प्रूफ करता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर समय टैली होगी, ट्रांजैक्शंस के साथ भी और ट्रांजैक्शंस के बाद भी। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 का सामान भानु को बेचा गया 12,000 रुपए में, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी। थर्ड पॉइंट सोल्ड गुड्स टू भानु एट प्रॉफिट। 10,000 का सामान बेचा तो स्टॉक आपका 10,000 का गया, स्टॉक से -10,000, और 12,000 में बेचा मीन्स डेटर आपका 12,000 से प्लस होगा, डेटर में +12,000। ये आपको शो कर रहा है कि आपने 2,000 रुपए का फायदा कमाया, जो एसेट लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस हो जाएगा +2,000। तो बाकी सभी में हम 0 पुटअप कर देंगे, तो आपका ये इक्वेशन बनकर तैयार होता है नया 1,60,000 +30,000 +12,000 +0 = 0,
प्लस 2,02,000। अरे ध्यान दीजिए 160 प्लस 30 190 प्लस 12 2,02,000 इक्वल टू 2,02,000। फिर ये भी आपकी हो गई न्यू इक्वेशन। और आपका करते हैं चौथा पॉइंट, जो कि आखिरी पॉइंट होगा, वो है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उधार में सामान खरीदा, उधार में फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर में प्लस होगा और साथ में क्रेडिटर में भी प्लस होगा, क्योंकि अमाउंट आपको इन फ्यूचर देना पड़ेगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस फर्नीचर में 7,000 का फर्नीचर परचेज किया इक्वल टू लायबिलिटी में 7,000 प्लस 0। और इसी के साथ ये हमारी आखिरी पॉइंट फिनिश होता है। तो जो हमारी इक्वेशन बनकर तैयार होगी वो होगी फाइनल इक्वेशन, जो शो करता है कैश 1,60,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 12,000, फर्नीचर 7,000 इक्वल टू लायबिलिटी 7,000 प्लस कैपिटल 2,02,000। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी टैली होती है अथवा नहीं। तो हम पहले एसेट साइड का टोटल करेंगे 1,60,000 प्लस 30,000, 190 प्लस 12,000, 2,02,000 प्लस 7,000, 2,09,000, 2,09,000। अब लायबिलिटी साइड में देखेंगे 7,000 प्लस 2,02,000, ये भी बराबर होता है 2,09,000। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन हर समय प्रूव्ड होगी, इक्वेशन के साथ भी और इक्वेशन के बाद भी। इट मींस ट्रांजैक्शन के साथ और ट्रांजैक्शन के बाद। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कंसेप्ट होता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, से वही कंसेप्ट हम यहाँ इक्वेशन पे बताते हैं कि ट्रांजैक्शंस के साथ भी और ट्रांजैक्शंस के बाद भी। इसी साथ मैं आज अपना टॉपिक फिनिश करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा एनसीईआरटी से संबंधित। और आशा करता हूं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपके सपोर्ट को मैं हमेशा ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आप हमेशा ही मेरे वीडियो को देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद।